अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मेरे दोनों हाथ रस्सियों से पुश्त की तरफ बांध दिए गए। उस वक्त मुझे कमांडो शेरवान का ख्याल आ रहा था। खुदा करे कि वो मौलवी साहब को लेकर निकल गया हो। ज़रूर वो निकलने में कामयाब हो गया होगा, क्योंकि ये लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर सके थे। अगर गिरफ्तार करते तो वो भी मेरे साथ होता। फिर मुझे अपने उस मुजाहिद कमांडो का भी ख्याल आया, जो खच्चर लेकर कमीगाह से हमारे साथ आया था। उसे हमने पीछे दरख्तों के नीचे अंधेरे में बिठा दिया था। हमने सोचा था कि मौलवी साहब पर भारतीयों ने इतना तशद्दुद किया होगा कि वो हमारे साथ भाग नहीं सकेंगे। चुनाचे हम उन्हें खच्चर पर बिठाकर अपने मुजाहिद के हमरा किसी दूसरे खुफिया पहाड़ी रास्ते से कमीगाह की तरफ रवाना कर देंगे। खुदा करे कि यह मुजाहिद कमांडो और कमांडो शेरवान मौलवी साहब को लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए हों। मुझे अब अपनी कोई फिक्र नहीं थी। मेरे साथ जो सलूक होने वाला था वो मेरे सामने था, और ये सलूक मेरे साथ कई बार हो चुका था। मुझे किसी फौजी इंट्रोगेशन सेंटर के किसी टॉर्चर सेल में ले जाया जा रहा था, जहां मुझ पर टॉर्चर किया जाएगा। ऐसी ऐसी अजीतें ऐसे ऐसे घिनौने तरीकों से दी जाने वाली थीं कि जिनका आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं ये तमाम अजीतें बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। एक तो मुझे दुश्मन का इंतहा दर्जे का टॉर्चर बर्दाश्त करने की तरबियत दी गई थी। दूसरे मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। जाहिर है मैं भारतीय फौजियों की हिरासत में था, और मैंने अपने साथी कमांडो के साथ मिलकर भारतीयों का तकरीबन सारा फौजी कैंप तबाह कर दिया था, और जाने इनके कितने फौजी जवान और अफसर हलाक कर दिए थे। मेरा एक बाकायदा कमांडो होना मेरे लिबास और एक्शन से साबित हो चुका था। अब ये सोचना अमकाना बात थी कि ये लोग मेरी तरफ से ज़रा सा भी गाफिल होंगे और मैं इनकी गफलत से फ़ायदा उठाकर फ़रार हो सकूंगा। अगरचा दुश्मन की हिरासत से फ़रार होना मेरा हक था और मेरा फ़र्ज भी था, और मैंने फ़रार के तरीके भी सोचने शुरू कर दिए थे। लेकिन उस वक्त मेरा जहन दुश्मन फ़ौजियों के हाथों पकड़े जाने और कमांडो शेरवान के कामयाबी के साथ मौलवी साहब के साथ वहाँ से निकल जाने से परेशान था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं भारतीयों की कैसे कैसे फरार हो सकूंगा। ट्रक पहाड़ी रास्तों पर रात के अंधेरे में चला जा रहा था। भारतीय फौजी मुझे गालियां दे रहे थे। एक दो ने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ भी मारे। वो बार बार कह रहे थे, तुम पाकिस्तानी कमांडो हो, कश्मीरियों की मदद करने आए थे। हम तुम्हें ऐसा मजा चखेंगे कि अपने बाप का नाम भी भूल जाओगे। उनमें दो सिख फौजी भी थे। मैंने महसूस किया कि वो खामोश बैठे थे, और उनमें से किसी ने ना तो मुझे गाली दी और ना ही थप्पड़ मारे। लेकिन मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ये सिख फौजी मेरी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते हैं कि मुझे मरने पीटने और गालियां देने में हिंदू फौजियों का साथ न दें। ट्रक पहाड़ की उतरने के बाद हमवार सड़क पर आ गया था। ट्रक के ऊपर तरपाल की छत पड़ी हुई थी। सिर्फ दरवाजे पर तरपाल नहीं थी, जहाँ से पहाड़ों की रात की सर्द हवा अंदर आ रही थी और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। ट्रक एक तरफ मुड़ गया। यह कोई और भारतीय फौजी कैंप था। यहाँ ट्रक पर से मुझे खींच कर उतारा गया। फौजी मुझे धक्के देते ठुड्डे मारते कैंप के क्वार्टर गार्ड में ले गया और अंदर धकेल कर उसका लोहे की सलाखों वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। बाकी की रात मैंने फर्श पर बैठकर और कभी लेट कर गुजारी। दरवाजे के आगे दो मुसल्लह भारतीय फौजी हाथों में मशीन गन लिए सारी रात पहरा देते रहे। जब दिन निकला तो 6-7 फौजी मार्च करते हुए आए। क्वार्टर गार्ड के सामने ज़मीन पर जोर से पाँव मार कर रुक गया। उनके आगे आगे एक सूबेदार मेजर था। वो क्वार्टर गार्ड की जेल की तरफ बढ़ा। बाहर जो फौजी पहरे पर खड़ा था उसने फौरन ताला खोल दिया। सूबेदार मेजर ने अंदर आते ही मेरी आंखों पर कसकर पट्टी बांधी और मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। आंखों पर पट्टी बांधने से पहले मैंने उसके कंधे पर एक सटार, एक फूल और एक पट्टी का सूबेदार मेजरी का निशान देख लिया था। मेरे हाथ उन्होंने रात ही को खोल दिए थे। यहाँ फिर रस्सी से पुश्त पर बांध दिए। मुझे किसी गाड़ी में धकेल कर बिठा दिया गया। दो फौजियों ने दोनों तरफ से मेरे बाजू पकड़ रखे थे। जब गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया और बाहर से गाड़ी के दरवाजे को लॉक करने की आवाज़ आई तो उन्होंने मेरे बाजू छोड़ दिए। यह गाड़ी भी कोई ट्रक लग रहा था। इसके इंजन की आवाज़ ट्रक के इंजन जैसी थी।
पहाड़ी उतराई चढ़ाई के रास्तों पर यह ट्रक देर तक सफ़र करता रहा। फिर हमवार सड़क आ गई। लगता था कि ट्रक मैदानी इलाके में आ गया है। मैदानी इलाके में ट्रक काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से देर तक चलता रहा। मुझे फ़िज़ा में गर्मी का एहसास होने लगा था। यूँ लग रहा था जैसे ट्रक कश्मीर की ठंडी पहाड़ियों से निकलकर पंजाब के मैदानों में सफ़र कर रहा है। एक बार फिर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, मगर यहाँ पहाड़ों वाली ठंडी हवा नहीं थी। एक जगह ट्रक आकर रुक गया। ट्रक से निकालकर दो फौजी मेरे बाजू को पकड़कर मुझे चलाते हुए एक बंसी फ़िज़ा में लिए। फिर उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी, हाथ की रस्सियाँ भी खोल दी। ये एक नीम रोशन लकड़ी की छत वाला कमरा था, जिसका फर्श खाली था। कमरा छोटा सा था। मैं फर्श पर बैठ गया। एक सूबेदार मेजर मेरे सामने खड़ा मुझे खा जाने वाली आंखों से देख रहा था। कहने लगा, वो लेट्रिन है, उधर नलका लगा है। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगाकर चला गया। कमरे में लेट्रिन का दरवाज़ा भी था। मैं उस तरफ गया। वहाँ नलके से बाल्टी में पानी गिर रहा था। यहाँ मैंने मुँह हाथ धोया और वापस आकर फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। बैठे बैठे काफ़ी वक्त गुजर गया तो दो फौजी आ गया। एक बरीन गन लेकर दरवाजे पर खड़ा रहा। दूसरे ने दो रोटियां जिस पर दाल पड़ी हुई थी मेरे हाथ में थमा दी और मार्च करता बाहर निकल गया। दरवाज़ा एक बार फिर मकफल कर दिया गया। मैंने दोनों रोटियां खा लिया। कमरे की दीवारें पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थीं। उनमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई रोशनदान भी नहीं था। दिन की रोशनी सिर्फ बंद दरवाजे की दर्दों में से अंदर आ रही थी। मैंने एक दर्द में से बाहर झांक कर देखा। बाहर मुसल्ला फौजी पहरा दे रहा था। सामने कुछ फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। ये भी कोई फौजी कैंप ही था। कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे थे। मुझे कुछ शक हो रहा था कि इन्हें मेरे साहब का रिकॉर्ड का इल्म हो गया है और इस वजह से वो मुझसे ज़बरदस्त इंटरोगेशन करने के वास्ते जम्मू या उससे भी आगे पंजाब के किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ले जा रहे हैं और मुझसे वो सब कुछ पूछना चाहते हैं जो मुझे मालूम है और वो भी पूछना चाहते हैं जो मुझे मालूम नहीं है। दूसरी बात यह भी बड़ी अहम थी कि इन्हें पता चल गया था कि मैं कश्मीरी कमांडो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ट्रक में फ़ौजियों से जो एक दो बातें की थीं उससे ज़ाहिर हो गया था कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कश्मीरी में बातचीत नहीं कर सकता था। इसलिए वो मुझे पाकिस्तानी कमांडो ही समझ रहे थे और एक ऐसे पाकिस्तानी कमांडो का भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथ आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। जो इनके असला से लदे हुए जहाज़ों, एमोनेशन के ज़ख़ूरों, फ़ौजी ट्रेनों और न जाने कितने फ़ौजी कैंपों को धमाकों से बर्बाद कर चुका हुआ। मेरा ख्याल था कि यहाँ से वो मुझे किसी दूसरी जगह ले जाकर पूछ-गुछ शुरू कर देंगे, लेकिन वो मुझे आगे ना ले गया और इस जगह पूछ-गुछ का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला वहाँ पहुँचने के एक दिन बाद शुरू हुआ। इन्हें शायद दूसरे शहर से दो तीन ख़ास और बड़े तजर्बाकार और बोचर किस्म के फ़ौजी अफसरों के आने का इंतज़ार था। वो दिन और रात कोठरी में किसी ने मुझसे कुछ न पूछा। दिन के वक्त दाल रोटी दी गई थी, दोपहर के वक्त भी वैसी ही दो रोटियां और दाल दी गई। रात को भी यही कुछ खाने को दिया गया। रात भी गुजर गई। अगले दिन कोठरी में चार फौजी दाखिल हुए। उनमें दो आम सिपाही थे और दो फौजी अफसर थे। उनमें से एक कैप्टन और दूसरा मेजर के रैंक का था। कैप्टन डोगरा था और मेजर मद्रासी लगता था। पूछ-गुछ की इब्तिदा बज़ाहिर बड़े प्यार मोहब्बत से हुई। डोगरा कैप्टन का उर्दू बोलने का लहजा चंबे कांगड़े का था, जबकि मेजर का लहजा मद्रासियों वाला था। जिस तरह वो उर्दू बोल रहे थे वो नहीं लिखूंगा, बल्कि जो कुछ उन्होंने पूछा उन्हें आम उर्दू ज़बान में लिखता जाऊंगा। सिपाही अपने साथ एक एक कुर्सी भी लाए थे, जो उन्होंने मेरे सामने डाल दी और पीछे हटकर दरवाजे के पास ब्रेन गन्ने लेकर अटेंशन होकर खड़े हो गया। कैप्टन और मेजर मेरे सामने कुर्सियों पर बैठ गया। मद्रासी मेजर ज़्यादा तजर्बाकार और होशियार था। बैठते ही उसने मेरी तरफ देखा और पीछे खड़े सिपाहियों से पूछा, तुमने हमारे पाकिस्तानी जवान को खाने को क्या दिया था? एक सिपाही ने फ़ौरन जवाब दिया, सारे लंगर से दाल रोटी ला कर दिया था। इसे डांट कर कहा, जंगलियत, ये तुम्हारी तरह का दाल खाने वाला फ़ौजी जवान नहीं है, ये पाकिस्तान का नौजवान है, इसे हलाल गोश्त क्यों नहीं ला कर दिया? सिपाही ने फ़ौरन कहा, यह सर, अब हिलाल गोश्त का राशन ला कर देगा सर।
इसके बाद मद्रासी मेजर ने बड़ी मजरत के अंदाज में मुझसे मुखातिब होकर कहा, जवान, इनसे गलती हो गई, आज से तुम्हें हलाल गोश्त मिलेगा। मैंने कहा, पहली बात तो यह है कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज का जवान नहीं हूँ, मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। दूसरी बात यह है कि आप मुझ पर पाकिस्तानी कमांडो होने का इल्ज़ाम लगाने की नाकाम कोशिश न करें। डोगरा कैप्टन ने बड़े नरम लहजे में कहा, जवान, अगर तुम कश्मीरी मुजाहिद हो तो तुम कश्मीरी ज़बान में बात क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें कश्मीरी ज़बान बोलनी ही नहीं आती है, फिर तुम कश्मीरी मुजाहिद कैसे हो सकते हो? मैंने कहा, मैं मशरक़ी पंजाब का मुसलमान पंजाबी हूँ और कश्मीर के जिहाद में सिर्फ इस्लामी जज्बे के तहत शरीक हुआ था। मेरा पाकिस्तान से या पाकिस्तानी फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मद्रासी मेजर ने जेब से चमड़े का बटुआ निकाला, उसे एक तरफ से खोला, उसमें सिगार भरे हुए थे। एक सिगार मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने अंग्रेजी में कहा, मुझे मालूम है तुम सिगार शौक से पीते हो, ये लो। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम अंग्रेज़ी ज़बान बड़ी रवानी से बोल लेते हो, और मुझे ये भी इल्म है कि तुम हिंदी और संस्कृत जानते हो और गुजरात काठियावाड़ की गुजराती ज़बान अच्छी तरह समझ और बोल लेते हो। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। इन लोगों को मेरे तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड का इल्म हो चुका था। मैंने अंग्रेज़ी में जवाब देने की बजाय अपनी उर्दू ज़बान में ही कहा, मुझे ना संस्कृत आती है, ना मैं गुजराती ज़बान जानता हूँ और ना मुझे सिगार पीने का शौक़ है। बेहतर होगा कि आप उल्टे सीधे हथकंडे आजमाने की बजाय मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं अच्छी तरह पूछें। अगर मुझे मालूम हुआ तो बता दूंगा। मेजर और कैप्टन ने एक दूसरे की तरफ मैनीखेज अंदाज में मुस्करा कर देखा। मद्रासी ने सिगार वाला बटुआ बंद कर दिया, खुद भी सिगार न सुलगाया। कहने लगा, दोस्त, तुम तो खामखा नाराज़ हो गए हो, लगता है इस वक्त तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। अच्छा, फिर मिलेंगे। ये कहकर वो लोग कोठड़ी से चले गए। दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया गया और बाहर दो फौजी दरवाजे के आगे टहल कर पहरा देने लगे। लकड़ी की छत वाले इसी छोटे से कोठड़ी नुमा कमरे में कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं था। मैं सिर्फ दरवाजे की एक आध दर्द में से बाहर की थोड़ी सी झलक देख सकता था। चूँकि यह मैदानों से ज़रा ऊपर की जाने पहाड़ी इलाका था, इसलिए वहाँ मैदानी इलाकों वाली गर्मी और हब्स नहीं था, कश्मीर की पहाड़ियों वाली सर्दी भी नहीं थी। 2 दिन गुजर गया, कोई मुझसे पूछ-गुछ करने न आया। इस दौरान मुझे 3 वक्त आलू गोश्त का सालन और ताज़ा रोटियां मिलती रहीं। 3 वक्त लंगर की चाय भी मिल जाती है। तीसरी रात को एक साड़ी वाली नौजवान औरत अंदर आकर मेरे पास बोरिए पर बैठ गई। अब रात को मेरे कमरे में लैंप रोशन कर दिया जाता था। उस औरत के माथे पर तिलक लगा था। ये हिंदू औरत थी, रंग खिलता हुआ था, जिस्म बड़ा पुरकशिश था, नक्श खूबसूरत थे, आंखें भी सहरंगेज थीं। मैं समझ गया कि ये औरत इन लोगों ने ही मुझे सीधी राह से भटकाने और अपनी राह पर लाने के लिए भेजी है। औरत ने आते ही बड़ी साफ उर्दू में कहा, मैं जानती हूँ तुम यही समझ रहे होगे कि मुझे यहाँ के कैप्टन और मेजर साहब ने भेजा है। मैं इससे इनकार नहीं करूँगी। मुझे कैप्टन और मेजर साहब ने ही तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिर्फ ये समझाने के लिए कि इन लोगों के आगे हठ धर्मी से काम ना लेना। ये दोनों जलाद हैं, ये तुमसे 2-3 बातें पूछना चाहते हैं। इन बातों के बताने से तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे ओहदे में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि तुम इंतहाई होलनाक अजियत उठाने से बच जाओगे। मैं इस हिंदू औरत की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, शर्मिती जी, तुम अपनी जगह पर हो सकता है ठीक कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ लोग मुझसे ऐसी बातें पूछना चाहते हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए मैंने अगर हठ धर्मी से काम ना भी लिया तो ये लोग मेरा एतबार नहीं करेंगे। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी साफ गोई से खुशी हुई है। दूसरी बात यह है कि मेरा नाम सुशीला है। तुम मुझे शर्मिती जी के बजाय सुशीला कहकर मुखातिब करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। उसने बड़ी बेबाकी से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे दबाते हुए बोली, इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें खुश करने के लिए भेजा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे इस हकीकत का इल्म है कि पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडो बड़े आला किरदार के इंसान होते हैं। वो अपने किरदार पर ज़रा सा भी दाग नहीं आने देते। वो बड़े पाकबाज और बहादुर होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात मैं तुम्हें अपने तौर पर बताना चाहती हूँ
کہ یہ لوگ تمہیں ایک دم نہیں ماریں گے، تمہیں خود بھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے کہ تم خود موت کی خواہش کرنے لگو گے۔ یہ پھر بھی تمہیں نہیں ماریں گے۔ میں نے اس کیپٹن اور اس مدراسی میجر جیسا سنگ دل اور انسان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے والا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سوشیلا صاحبہ، بہتر یہ ہے کہ تم بھی اپنا یہ بھاشن بند کر کے واپس میجر اور کیپٹن کے پاس چلی جاؤ۔ تم نہ حق میرا سر کھا رہی ہو۔ سوشیلا اٹھتے ہوئے بولی، میں تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں، تم ایک بار پھر میری باتوں پر غور کرنا، میں کل لاؤں گی۔ وہ چلی گئی تو میں آنکھیں بند کر کے لکڑی کے فرش پر جو بوریا ان لوگوں نے لا کر بچھایا ہوا تھا اس پر لیٹ گیا۔ دوپہر کو مجھے بھنا ہوا گوشت اور اس کے ساتھ 3 تندوری روٹیاں دی گئیں، ساتھ کھیر بھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ قربانی کا بکرا پال رہے ہیں، جو کچھ کھلا رہے ہیں سب ایک ایک کر کے نکال لیں گے۔ میں چونکہ ہر قسم کے تشدد اور ٹارچر کے غیر انسانی حربے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا، اس لیے مزے سے سب کچھ کھاتا پیتا رہا۔ دوسرے دن بھی میری خوب آؤ بھگت ہوئی، کوئی مجھ سے کچھ پوچھنے نہیں آیا تھا۔ ایک فوجی سپاہی کھانا اور چائے لے کر آتا اور چلا جاتا۔ دوسری رات کو سوشیلا پھر آ گیا۔ اس رات اس نے بڑے بھڑکیلے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس میں سے اس کا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ پیٹ تو بھارت میں ہر ساڑی پہننے والی عورت کا نظر آتا تھا، مگر سوشیلا کا کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے ہی ہے۔ آتے ہی میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، میجر صاحب اور کیپٹن صاحب تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بڑے بہادر اور کریکٹر والے پاکستانی کمانڈو ہو۔ میں نے وہیں اس کی بات کاٹ دیا، اپنا جملہ درست کر لو، میں پاکستانی کمانڈو نہیں ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، تم جو کچھ بھی ہو، واقعی مجھے بڑے اچھے لگتے ہو۔ وہ میرے قریب ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر محبت سے سہلانے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تم نے جو بات کرنی ہے وہ کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ سوشیلا نے میری بات کو جیسے بالکل نہیں سنا، کہنے لگی، ان لوگوں نے تمہارا جو حال کرنا ہے اس کو سوچ کر ہی میری آتما کانپنے لگتی ہے۔ میں تمہیں بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں کہ انہیں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بتا دو، پھر یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ کم از کم میری خاطر اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ میں ہنس پڑا، کمال ہے، تم میری کیا لگتی ہو جو میں تمہاری خاطر ایسا کروں؟ اور پھر میں نے وہ کچھ کیسے بتا سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہیں؟ وہ تو مجھے پاکستانی کمانڈو سمجھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے ساتھی پاکستانی کمانڈو انڈیا میں اور خاص طور پر جموں کشمیر میں کہاں کہاں پر ہیں۔ میں نہ پاکستانی کمانڈو ہوں، نہ میرا کوئی ساتھی یہاں پر ہے۔ میں ان کے سوالوں کے ان کی مرضی کے موافق جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ یہاں سوشیلا نے وہ بات ظاہر کر دیا جس کے بارے میں مجھے پہلے ہی شک پڑ چکا تھا۔ کہنے لگی، یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس کے پاس تمہارا سارا پرانا ریکارڈ پہنچ چکا ہے۔ کیپٹن بترا اور میجر راما راؤ کو تمہارے بارے میں ایک ایک بات کا پتہ ہے، تمہاری ساری فائل ان کے پاس موجود ہے۔ تم نے گجرات، دلی، ترجنا پولی اور ناگپور میں انڈین ملٹری کو جو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے جتنے فوجیوں کو مارا ہے اس کا ایک ایک ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ تم کسی بات سے کیسے انکار کرو گے جبکہ دلی کے اخباروں میں چھپنے والی تمہاری تصویر کے تراشے بھی فائل میں لگے ہوئے ہیں؟ میں خاموشی سے سندھو اور سوشیلا کی باتیں سن رہا تھا جو بالکل صحیح تھیں۔ ڈوگرا کیپٹن بترا اور مدراسی میجر راما راؤ نے اس صورت کو اس لیے میرے پاس سارا ریکارڈ بریف کر کے بھیجا تھا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا کوئی کمانڈو ایکشن ان لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ان کے پاس میرا فل ریکارڈ موجود ہے جو ایک مصدقہ دستاویز ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس صورت کے ذریعے میں ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر تیار ہو جاؤں، مگر یہ بات میرے اصول کے خلاف تھی۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں کمانڈو ہوں اور میں نے بڑی تباہی مچائی تھی تو میں اسے انکار نہیں کروں گا، مگر اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ میں پاکستانی کمانڈو ہوں جب کمانڈو ہوں، جبکہ یہ ایک حقیقت بھی تھی۔ میں نے سوشیلا سے کہا، مجھے اب جو کچھ کہنا ہے وہ میں کیپٹن بترا اور میجر راما راؤ کے سامنے ہی کہوں گا، تمہارا اب بار بار میرے پاس آنا بیکار ہے۔ سوشیلا نے 2-4 بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔
उसके जाने के थोड़ी देर बाद मद्रासी मेजर रामाराव और डोगरा कैप्टन बित्रा आ गया। उनके साथ 2 फौजी थे जिन्होंने लोहे की 2 कुर्सियां उठाई हुई थीं। कुर्सियां मेरे सामने रख दी गई। मेजर और कैप्टन उन पर बैठ गया। फौजी दरवाजे के पास खड़े हो गया। डोगरा कैप्टन ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे बताया कि मेरे बारे में उनके पास फुल रिकॉर्ड मौजूद है और ये कि मैं अपने पाकिस्तानी कमांडो होने का इनकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि हम तुमसे जो कुछ पूछें वो हमें बता दो। सिर्फ तुमसे 2-3 सवाल ही पूछेंगे। तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, मद्रासी मेजर ने मेरी तरफ झुककर कहा, हमें सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे दूसरे पाकिस्तानी कमांडो यहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं और तुम्हारा अगला कमांडो ऑपरेशन क्या था। बस सिर्फ यही 2 आसान से सवाल, हमें इनके जवाब दे दो और इसके बाद तुम आज़ाद हो। बेशक वापस अपने साथियों के पास चले जाओ। अगर पाकिस्तान जाना चाहते हो तो हम तुम्हें खुद बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। ये सवाल मुझसे दिल्ली, तर्जनापुलिया और ग्वालियर के टॉर्चर सेंटरों में कई बार पूछे गए और मैंने इनका एक ही जवाब दिया था कि मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ, कश्मीरी ज़रूर हूँ और दुश्मन के साथ जंग करना मेरा मजहबी और इंसानी हक है। जब मैंने यहाँ भी यही जवाब दिया तो कैप्टन बित्रा और मेजर रामाराव का पारा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगा। रामाराव बोला, चलो हमें यही बता दो कि कश्मीरी मुजाहिदों के कमांडो शेरवान का खुफिया अड्डा कहाँ पर है, इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे मालूम है कि कमांडो शेरवान की खुफिया कमीगा कहाँ है, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी नहीं बताऊंगा। इस पर मद्रासी मेजर का चेहरा गुस्से से और काला हो गया। अंग्रेजी में मुझे गाली दिया और मेरे मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि एक बार तो मेरी आंखों के आगे तारे नाच उठे। मैं इस मद्रासी की गर्दन 1 सेकंड में तोड़ सकता था, लेकिन वो मकाम ऐसा नहीं था। इसकी गर्दन तोड़ने का फ़ायदा भी नहीं था। इसके मरने के बाद कोई दूसरा रामाराव आ जाता। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त कर गया। अब दोनों ने मुझे ठुड्डे मारना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को समेट लिया और उनकी मार खाता रहा। जब वो थक गए और हाँफने लगे तो चले गए। दूसरे रोज़ मुझे इस पहाड़ी फौजी कैंप के एक और कमरे में ले जाया गया। यहाँ अजियत देने और गैर इंसानी टॉर्चर के हर किस्म के हालात पड़े थे। इन लोगों ने मेरे साथ कैसा वहशाना सलूक किया, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 1 घंटे के टॉर्चर के बाद मैं तकलीफ बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। मुझे टॉर्चर करने का सिलसिला शुरू हो गया था।